जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय साथियों। जय मजदूर। आज पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मना रही है। अब से कुछ साल पहले इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस बने, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंसेस हुई। चूंकि एक दौर था जब पूरे दुनिया के अंदर एक तरफ उपनिवेशवाद, पूंजीवाद हावी था और दूसरी तरफ कार्ल मार्क्स के नेतृत्व में सर्वहारा वर्ग, मजदूर वर्ग के हक अधिकार की लड़ाई शुरू हुई। और इस लड़ाई में अल्टीमेटली मजदूरों के हित में कुछ ट्रीटीज हुई, अंतर्राष्ट्रीय कुछ समझौते हुए। दुनिया के देशों को इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से मजदूरों के हित में कुछ कानून बनाने पड़े। इसी बीच अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में 1942 से 1946 तक ब्रिटिश वायसराय की काउंसिल में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर लेबर मिनिस्टर रहे। और उस दौरान एक तरफ उन्होंने किसानों से सुधार से संबंधित कई कानून बनाए, लैंड रिफॉर्म से संबंधित कानून बनाए, सिंचाई सुधार से संबंधित कई कानून बनाए, बिजली परियोजना से संबंधित कानून बनाए। लेकिन साथ ही साथ दूसरी तरफ मजदूरों से संबंधित अनेक कानून बनाए। जैसे पहले कारखानों में मजदूरों को 14-14 घंटे काम करना पड़ता था, तो उसके बारे में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने मिनिमम वेजेस एक्ट, न्यूनतम मजदूरी का कानून बनाया और काम के घंटे 8 घंटे निर्धारित किए। लोगों को समय पर पैसा नहीं मिलता था, उनकी सैलरी नहीं मिलती थी, तो मजदूरों को समय से सैलरी मिले, इसके लिए पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट बनाया। मजदूरों को सोशल सिक्योरिटी के नाम पर कुछ नहीं था और महिलाओं से काम कराया जाता था, कम पैसे मिलते थे, बराबर उनको पैसा नहीं मिलता था। और प्रसव के दौरान जो छुट्टी करनी पड़ती थी बच्चे को जन्म देने के लिए, उसमें उनको सैलरी नहीं मिलती थी और कई बार उनकी नौकरी चली जाती थी। तो मैटरनिटी बेनिफिट लीव, उससे संबंधित कानून बनाया। और दूसरा एम्प्लॉइज इंश्योरेंस स्कीम, जो उसके बारे में कानून बनाया, ईएसआई एक्ट, उसके बारे में कानून बनाया। प्रोविडेंट फंड एक्ट, ग्रेचुइटी, यानी तमाम तरह की सोशल सिक्योरिटी के बारे में देश के अंदर कानून बने। और धीरे धीरे मजदूरों को कम से कम समयबद्ध काम के बाद समयबद्ध एक न्यूनतम मजदूरी मिलनी शुरू हुई। लेकिन एक समय 1990 के आसपास आया जब भारत में पुनः एक नए तरह के दौर की शुरुआत, वैसे तो पूरी दुनिया में हुई, लेकिन भारत में भी एक नए दौर की शुरुआत हुई, जिसमें ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन। इस दौर में 1990 के आसपास मल्टीनेशनल कंपनीज भी भारत में आई और उनके दबाव में भारत की सरकार और राज्य सरकारों ने जो पहले मजदूरों के फेवर में कानून हुआ करते थे, उनके बारे में अनेकों बदलाव करके मजदूरों की सुरक्षा से संबंधित कानून पर कई प्रकार के ब्रेक लगा दिए। ठेकेदारी प्रथा को सरकारों ने स्वयं बढ़ावा दिया, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हों। आज आप ठेकेदारी प्रथा के तहत एक तरफ सरकार का कानून है कॉन्ट्रैक्ट लेबर एबोलिशन एक्ट, लेकिन दूसरी तरफ सारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा दे रही हैं। और ठेकेदार को देखिए कि सरकार से 3 शिफ्ट में काम कराने का, चाहे वो एमटीएस का काम ले रहे हो, चाहे वो सुरक्षा का काम ले रहे हो, चाहे वो सफाई का काम ले रहे हो, नर्सिंग ऑर्डरली से काम ले रहे हो, तमाम तरह के काम लेने के लिए काम के चूंकि आज 8 घंटे निर्धारित हैं, तो वो 8 घंटे के हिसाब से एक दिन में 3 शिफ्ट बैठती हैं। लेकिन ठेकेदार क्या करते हैं, सरकारों से 3 शिफ्ट के मजदूरों की सैलरी लेते हैं, लेकिन उन्हीं मजदूरों को 8 घंटे की शिफ्ट की बजाय 12-12 घंटे की शिफ्ट में काम लेते हैं। तो अगर एक शिफ्ट में किसी एक जगह पर सपोज करो 100 सफाई कर्मचारी या 100 नर्सिंग ऑर्डरली या 100 चौकीदार जो सिक्योरिटी का काम देख रहे हैं,
अगर मान लो 100 लोग तीनों जगह काम 8 घंटे करते हैं, तो 300 लोग काम कर रहे हैं एक शिफ्ट में। 3 शिफ्ट में 900 लोग काम करने चाहिए, 900 लोगों की सैलरी जानी चाहिए, और ठेकेदार सरकारों से 3 शिफ्ट के 900 लोगों की सैलरी लेते हैं, चाहे वो वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के होम्स हो, चाहे वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के होम्स हो, चाहे स्कूलों के अंदर सिक्योरिटी गार्ड्स या एमटीएस हो, या अस्पतालों में काम करने वाले सिक्योरिटी गार्ड, क्लीनिंग स्वीपिंग का काम करने वाले लोग हों, नर्सिंग ऑर्डरली हों, या अलग अलग तरह के काम करने वाले लोग हों। वहां भी 3 शिफ्ट में काम करने के लिए अगर एक शिफ्ट में 300 लोग चाहिए तो 900 लोग काम करने चाहिए। 900 लोगों की ठेकेदार सैलरी ले रहे हैं सरकारों से, लेकिन वो इन मजदूरों से 12-12 घंटे का काम कराकर 2 शिफ्ट में काम करा रहे हैं, यानी 300 लोगों से एक शिफ्ट में और 300 लोगों से एक शिफ्ट में, और 300 लोगों की फ्री में सैलरी ले रहे हैं। तो एक तरफ 300 लोगों की फ्री में सैलरी ले रहे हैं ठेकेदार लोग, और दूसरी तरफ मजदूरों का इतना ज्यादा शोषण हो रहा है, सिक्योरिटी गार्ड्स का इतना ज्यादा शोषण हो रहा है, नर्सिंग ऑर्डरली का इतना ज्यादा शोषण हो रहा है। तमाम तरह के जितने ठेकेदारी प्रथा के तहत नौकरियां हैं, उसमें अगर न्यूनतम मजदूरी सपोज करो 16,600 कुछ रुपए, तो 16,600 कुछ रुपए में से मजदूर को 8,000, 9,000, 10,000 रुपया केवल मिलता है। दिखाने को तो अकाउंट में उसका पूरा पैसा जाता है, लेकिन उसके बाद वो पैसा विड्रॉ होता है। उनके एटीएम कार्ड्स ठेकेदारों के पास होते हैं। यहां तक देखने में आया कि कई बार तो मजदूर को यही नहीं पता होता किस बैंक में उसका अकाउंट है। अकाउंट भी ठेकेदार खुलवाते हैं, पासबुक भी ठेकेदार रखते हैं, उनके एटीएम कार्ड भी ठेकेदार रखते हैं, और उनकी सैलरी विड्रॉ करके उनको 8,000, 7,000, 9,000, 10,000 वो ठेकेदार को देते हैं। बाकी का पैसा ठेकेदार अपने पास रख लेते हैं। यानी 5,000 से लेकर 8,000 तक प्रत्येक एम्प्लॉई, प्रत्येक मजदूर 8,000 रुपए, तो 5,000 से लेकर 8,000 तक ये ठेकेदार लोग रख लेते हैं। और मजदूर को या इन तरह की जो एनओ का काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी का गार्ड का काम कर रहे हैं, नर्सिंग ऑर्डरली का काम कर रहे हैं, या एमटीएस का जो काम देख रहे हैं, उनको लेके 7,000 से उनको 10-12,000 तक सैलरी मिल रही है। बाकी का पूरा हिस्सा वो खा रहे हैं, अफसर साइज में मिली हुई है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आखिर ये सरकारें जो आज के दिन 1 मई को मजदूर दिवस मना रही हैं, सारे नेता अपने फेसबुक ट्विटर से मजदूर दिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो भाई ये झूठी शुभकामनाएं क्यों दे रहे हो आप? आपके अधिकार क्षेत्र में आप ठेकेदारी प्रथा को खत्म क्यों नहीं करते? आखिर ठेकेदारी प्रथा को क्यों जारी रखना चाहते हैं? क्या आप उसमें कमीशन लेते हैं? क्या मजदूरों के हक के पैसे में बंदरबाट होती है ठेकेदारों के और अफसरशाही के बीच में? अगर नहीं होती तो फिर आप इसमें सुधार क्यों नहीं कर रहे हैं? और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, एक तरह की चोरी और हो रही है, जिस तरह का मैंने देखा है कई बार, कि जो उनका ईएसआई का जो पैसा कटता है, सरकार भी उसमें अपना शेयर देती है, पीएफ का शेयर कटता है, सरकार भी उसमें अपना हिस्सा देती है। वो अकाउंट, उनका पीएफ के अकाउंट में उनके ईएसआई का पैसा वो जमा ही नहीं करता ठेकेदार, फर्जी रिकॉर्ड दिखा देता हम जमा कर रहे हैं और वो पैसा पूरा चुरा रहा है। तो सरकारों के नाक के नीचे ये चोरी क्यों? अफसरशाही के नाक के नीचे ये चोरी क्यों? इसको कौन रोकेगा? ये जो मजदूरों का लगातार शोषण हो रहा है पूरे देश में, इसको कौन रोकेगा? मुझे लगता है कि फिर एक आंदोलन चलाना पड़ेगा। जिस तरह एक तरफ आजादी की लड़ाई का आंदोलन चला था, उसी तरह मजदूरों के हक अधिकार के लिए और उनको न्याय मिले, उनको 8 घंटे से ज्यादा अगर टाइम काम लिया जाए तो उसको ओवर टाइम मिले जो नहीं देते, यह सुनिश्चित होना चाहिए। अफसरों के घर पे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी पोस्टिंग कहीं और है और वो 12-12, 14-14 घंटे काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ओवर टाइम जो मिलना चाहिए वो क्यों नहीं मिल रहा है? न्यूनतम मजदूरी जो मिलनी चाहिए क्यों नहीं मिल रही है? जो प्रोविडेंट फंड का, ईएसआई का जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो क्यों नहीं मिल रहा है? लेकिन साथ ही मैं निवेदन करूंगा कि सभी ठेकेदारी जैसे नहीं है, एक्सेप्शन भी हैं। कुछ 5% ऐसे भी ठेकेदार हैं
95% चोरी कर रहे हैं उनके हक की, मजदूरों के हक की, लेकिन 5% शायद न्याय भी कर रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जिस क्षेत्र में अन्याय हो उस क्षेत्र पे जाना ही क्यों? सरकारें आखिर इस ठेकेदारी प्रथा को खत्म क्यों नहीं करती हैं? ये करना चाहिए। इसके लिए हम सब लोग मिलके आने वाले समय में एक बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे, और मैं चाहता हूं आप भी उस आंदोलन में शरीक हो। जो राजनेता, जो राजनीतिक पार्टी, जो मजदूर संगठनों के नेता मजदूरों की हक की लड़ाई में खड़े होने को साथ तैयार ना हो, ऐसे लोगों को भी आईना दिखाने का समय आ गया है। और ऐसे मजदूरों के नेताओं को भी और ऐसे राजनीतिक नेताओं को भी आईना दिखाने का समय आ गया है, जो उनकी बात तो करते हैं लेकिन उनको केवल एक वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जब समय आता तो उनको हक नहीं देते। कई बार कई मंत्रियों के साथ, कई इंडस्ट्री के लोगों के साथ, कई अधिकारियों के साथ कई बार बात हुई। वो कहते हैं कि ये जो मजदूर है काम नहीं करते, जब इनको पक्की नौकरी पर रखते हैं तो ये काम नहीं करते, काम चोर होते हैं। ऐसा नहीं है साथियों। जब ठेकेदारी प्रथा नहीं आई थी तो क्या देश में काम नहीं होता था? जो पियोन की नौकरी करते थे, जो 4th क्लास के एम्प्लॉय होते थे, क्या वो सरकार में काम नहीं करते थे? ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करते। फिर दूसरी बात, जब आप नौकरी पे लगाते तो उसमें शर्तें होती हैं। जो काम नहीं करेगा, काम चोरी करेगा, तो उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई कीजिए। ये काम चोरी का बहाना बनाकर पूरे इस 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट को ठेके पे देना और उनका फिर शोषण करना, ये तो जायज नहीं है। जो मंत्री, जो अफसर, जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो ये बात कहते हैं कि ये कामचोर होते हैं, इनको ठेके पे ही रखना चाहिए, वो बेसिकली उनके शोषण करने में शामिल है। आप कानून का सहारा लीजिए ना, लेकिन न्याय तो दीजिए। आप खुद को तो न्याय चाहिए, दूसरे को देने को तैयार नहीं हो। एक चीज और देखने में आई है, ये जो सफाई कर्मचारी होते हैं, चाहे वो एमसीडी में हो, ईडीएमसी में हो, वो सॉरी एनडीएमसी में हो, कैंटोनमेंट बोर्ड में हो, पूरे देश के जो निगम निकाय हैं, उन निगम निकायों में जितने भी सफाई कर्मचारी काम करते हैं, वैसे तो उसमें कोई रिजर्वेशन वाली अलग से बात नहीं कि केवल पर्टिकुलर एक कास्ट को होना चाहिए। कोई भी मजदूर का काम कोई कर सकता है, सफाई कर्मचारी का काम कोई भी कर सकता है। लेकिन देखने में ही आया है कि सफाई कर्मचारी की पोस्ट पर भर्ती तो सभी कास्ट के लोग हो रहे हैं। ब्राह्मण भी हो रहे हैं, क्षत्रिय भी हो रहे हैं, वैश्य भी हो रहे हैं और दूसरे लोग भी हो रहे हैं। लेकिन जो सो कॉल्ड अपर कास्ट के लोग सफाई कर्मचारी की पोस्ट पर देश के निगमों में भर्ती होते हैं, वो सफाई कर्मचारी का काम नहीं करते। वो ऑफिस में बैठते हैं, वो अफसरों के पास काम करते हैं। ये गलत है। जब आप सफाई कर्मचारी की पोस्ट पे भर्ती हो रहे हैं तो फिर आप कूड़ा उठाने का, कूड़ा साफ करने का काम क्यों नहीं करते? ये तो अन्याय है, ये रुकना चाहिए। तो ये जो दमनकारी नीति चल रही है मजदूरों के खिलाफ, इसको रोकने का समय आ गया साथियों। मैंने तो मन बना लिया है। वैसे तो मैं पहले से ही जब वकील था तब लेबर लॉज में स्पेशलाइजेशन मैंने किया, तो उसके तहत मैं उनकी लड़ाई हमेशा लड़ता रहा हूं। और एक मंत्री रहते हुए, एमएलए रहते हुए भी मैं हमेशा उनके मुद्दों पे बोलता रहा हूं। लेकिन मैं अपने आप को असहाय महसूस करता हूं, क्योंकि जब तक सरकारों की नीयत नहीं होगी इस ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने की, शोषण को खत्म करने की, जब तक राजनीतिक पार्टियां स्वयं इसको अपने एजेंडे में नहीं लाएंगी, सरकारें स्वयं इसको अपने एजेंडे में नहीं लाएंगी, तब तक ये शोषण रुकने वाला नहीं है। इसको रोकने का समय आ गया है। लेकिन आपको याद करना होगा कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था। कार्ल मार्क्स ने कहा था, दुनिया के मजदूरों तुम सब एक हो जाओ। तुम्हारे पास खोने के लिए बेड़ियां और पाने के लिए पूरा विश्व तुम्हारे सामने है। तो वही मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, आप वोट बैंक बनना बंद करो। ये जो अनाज बांट के लोगों की वोट पे चोरी डाका डाल रहे हैं, स्वाभिमान का जो जीवन छीनकर आपको गुलामी का जीवन दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आपको हमेशा के लिए मजदूर बना के रख के आपको फिर से गुलाम बनाने का। गुलाम तो गुलाम होता है, चाहे सोने के पिंजरे में क्यों ना हो। आजादी की इस लड़ाई को लड़ना होगा। मैं अपना मन बना चुका हूं और बहुत सारे लोगों से मेरी बात चल रही है, बहुत सारे नेताओं से भी बात चल रही है, मजदूर संगठन के लोगों से भी बात चल रही है। आने वाले समय में मजदूरों की हक की लड़ाई को लड़ना होगा और ठेकेदारी प्रथा को जड़ से खत्म करने की लड़ाई को हम लड़ेंगे। मैं आप सबसे आह्वान करता हूं, आप सब लोग अपना मन बनाइए। बहुत जल्द हम इसके ऊपर पूरे खुले मन से इसके ऊपर एक रोड मैप तैयार करेंगे और इस लड़ाई को शुरू करेंगे, जिसमें ठेकेदारी प्रथा को हमेशा के लिए समाप्त करके
लोगों को हक और न्याय की अधिकार का रास्ता बनना चाहिए। हम उसको बनाने में एक नए आंदोलन की शुरुआत करने वाले हैं। हम लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।